हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है क्लास 10 साइंस के आपका आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो चैप्टर है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम के लिए। और ये आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फुल्ली एक्सप्लेन करके बताएंगे, हर एक पॉइंट को समझाएंगे आपको, ताकि कोई भी जो आपका डाउट है वो ना रह जाए। अगर डाउट होता भी है तो आप कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, इनका संकरण जो है बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे इससे कराया गया। ओके, तो इनकी संतति के सभी पौधों में बैंगनी रंग के पुष्प थे, परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे जो है बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना निम्न थी। यानी कि आप इसको ध्यान समझिए। मेंडल के एक प्रयोग हुआ, ओके, एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ कि लंबे मटर के पौधे थे, टॉल मटर के पौधे थे जिनके कि बैंगनी पुष्प थे, यानी कि हम वायलेट कह सकते हैं। यहाँ पर बैंगनी पुष्प थे, उनका संकरण जो बौने पौधे से किया गया, ड्वार्फ हम यहाँ पर डी यूज करते हैं, जिनके सफ़ेद पुष्प थे, यानी कि वाइट फ्लावर थे। ओके, तो इनकी संतति के सभी पौधे में क्या हुआ कि बैंगनी रंग के पुष्प थे, यानी कि सभी में जो बैंगनी रंग के पुष्प थे, परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे जो है वो क्या हुए, बौने हो गए। यहाँ पर बौने के लिए छोटा टी का यूज किया गया। ओके, तो हम भी छोटा टी यहाँ पर कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर छोड़े डी ही रहने दीजिए। तो इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना कैसी थी, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो लंबे जनक वाले पौधे की आनुवांशिक रचना कैसी थी, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है, तो टी यहाँ पर जो है, टी तो कैपिटल टी है ही, तो टी डबल टी हो जाएगा। तो डबल टी यहाँ पर ऑप्शन दोनों में आपके स्मॉल डब्ल्यू या फिर कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू हम लोग यूज़ करते हैं बौने पौधों के लिए, छोटा लेटर बौने पौधों के लिए यूज किया जाता है, और लंबे पौधों के लिए बड़ा लेटर। तो यहाँ पर आपका टी डबल टी और डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ओके, देख सकते हो वही क्वेश्चन है आपको जो कि यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही क्या हुआ, राइट हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न, इसको हम काफ़ी जो इजली वे में आपको समझाएंगे, कभी नहीं आप ये जो भूलिएगा। देख सकते हैं पूछा जा रहा है समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले आप समझिए कि समजात अंग जो है किसे कहते हैं। ओके, तो समजात अंग यानी कि इंग्लिश में होमोलोगस यहाँ पर ऑर्गन है। तो समजात अंग आप हिंदी में ही समझिए इसको क्या कहते हैं। तो वैसे अंग होते हैं जिनका क्या होता है, जिनकी जो है संरचना एक समान होगी। क्या होगी, समजात अंग में संरचना जो है, इनका संरचना यानी कि जो इनका निर्माण होगा वह एक समान होगा। क्या होगा, संरचना जो है सेम होगा, यानी कि समान रहेगा, लेकिन इनका जो कार्य होगा, जो इनका फंक्शन होगा वह अलग होगा। यानी कि जब हम कोई दो जीव को लेंगे समजात अंग में जिनकी संरचना समान रहेगी, यानी कि एकदम सेम रहेगी, उसका भी जैसा वो बना हुआ है वैसे ये भी बना हुआ है, लेकिन ये लोग कार्य अलग अलग करेंगे। समझे आप। और एक होता है, आप याद रखिएगा, असमजात अंग। क्या होता है, एक होता है असमजात अंग। वो क्या होता है, तो असमजात अंग होता है जिसका संरचना जो होगा ना, उसका निर्माण जो होगा ना, वह क्या होगा, अलग अलग रहेगा। असमजात अंग क्या होता है, उसका संरचना अलग अलग रहेगा, लेकिन जो कार्य होगा ना, वह कार्य वो लोग जो है सेम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको असमजात अंग का एग्जाम्पल दे देते हैं। तो असमजात अंग में आपका आ जाता है जैसे कि तितली हो गया ना। तितली आप लोग जानते हैं, ऊपर नहीं दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर स्पेस है इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ आप लोग को। तितली जो होता है और एक होता है पक्षी। तो आप तितली और पक्षी को अपने माइंड में लाइए, दिमाग में। तितली के पंख को लीजिए और पक्षी के पंख को लीजिए। इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, देखते हैं कि तितली भी जो है अपने पंख से उड़ने का काम करती है और पक्षी भी जो अपने पंख से उड़ने का काम करती है। लेकिन तितली के जो पंख की संरचना है और पक्षी की पंख की संरचना है, क्या सेम है? नहीं। तितली इतनी सी होती है, इसका पंख की संरचना कुछ इस टाइप से होता है ना, और पक्षी जो होता है, पक्षी जो इस टाइप से होता है, उसका पंख इस
टाइप से होता है। संरचना का मतलब हड्डियों की संरचना से भी होती है। ओके, तो दोनों में 1% भी मेल होता है नहीं। तितली का में पंख में जैसी संरचना होती है वैसे पक्षी में थोड़ी होती है, उसमें ऐसे हड्डी होता है, इसमें हड्डी थोड़ी होता है। ओके, तो पंख ही दोनों का अलग अलग होता है। तो हम कहेंगे कि तितली और पक्षी के जो कार्य तो सेम कर रहे हैं, दोनों उड़ने का काम ही कर रहे हैं पंख से, लेकिन उनकी संरचना जो अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, असमजात अंग हो जाएगा। ओके, समझात अंग क्या बताएं आप लोग को, इसको जो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो आप लिख लीजिए जो हम बता रहे हैं। समझात अंग क्या हुआ हमारा, समझात अंग हुआ कि संरचना सेम रहेगा और कार्य अलग अलग करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। तो अगर हमारे हाथ की बात करें और कुत्ते के अग्रपाद, जो उस कुत्ते का आगे का जो पैर होता है उसके बात करें, तो आप ध्यान से गौर कीजिएगा, उन दोनों की जो संरचना होती है ना वो सेम होती है। आपको उनका भी गौर नहीं किया होगा। इसके अलावा जो कुत्ते का अग्रपाद कहिए या फिर आप जो है घोड़े का ही ले लीजिए, तो हमारा हाथ के साथ ही कुत्ता घोड़ा हो गया, इनका भी जो अग्रपाद होता है, आगे का जो पैर होता है, इसकी संरचना जो सेम होती है, लेकिन क्या कार्य भी सेम होता है, तो नहीं, हम कहेंगे नहीं, हम तो अपने हाथ से खाते पीते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कुत्ते लोग क्या करते हैं, घोड़े लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से उन लोग जो अग्रपाद होता है उससे वो जो है मिट्टी खोदने का काम करते हैं, चलने का काम करते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं। तो इनका क्या हुआ, संरचना सेम हुआ और कार्य अलग हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हमारा ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है समझात अंग का उदाहरण पूछा जा रहा था। तो हमारे दांत और हाथी के दांत, क्या संरचना सेम है, हमारे दांत इतने छोटे छोटे, हाथी के दांत इतने ऐसे बड़े बड़े होते हैं, तो ये नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी यानी कि पोटैटो एंड सनर्स ऑफ ग्रास, तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। और उपरोक्त सभी, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता जो है किससे अधिक है, यानी कि अगर हम अपने विकास की दृष्टि से देखें पिछले कई वर्षों पहले, तो हमारी समानता किससे ज़्यादा जो है मिलती है, चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकासीय दृष्टि से जो हमारी समानता है यह चिंपैंजी से अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कि प्लेनेरिया की आंखें जो होती है वो कैसी होती है। तो अगर हम प्लेनेरिया की आंखें बात करते हैं, वो बहुत साधारण होती है, नॉर्मल होती है, फिर संयुक्त होती है, फिर हमारी आंखों की तरह ही होती है, फिर मेढक की आंख की तरह होती है। तो अगर हम प्लेनेरिया की आंख की बात करें तो यह जो है ना हमारी आंख की तरह होती है और ना ही मेढक की आंख की तरह होती है, और ना ही ये जो है संयुक्त होती है। संयुक्त नेत्र किस में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, तलचट्टा में पाए जाते हैं। किस में, तलचट्टा में पाए जाते हैं। ओके, कॉकरोच में पाए जाते हैं। और बहुत साधारण होती है प्लेनेरिया की आंखें, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें, जब पृथ्वी का जो है निर्माण भी नहीं हुआ था, ऐसे सिर्फ नाम का एक ग्रह था, तो पृथ्वी के वर्तमान में मतलब पृथ्वी के वातावरण में कौन सा गैस नहीं था, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन नहीं था। वही तो ऑक्सीजन आया तो फिर हम लोग जीव की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन से, ये सभी जो है आपके प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में ये गैसें जो है विद्यमान थी, यानी कि उपस्थित थी, बस ऑक्सीजन ही नहीं था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम एंड करते हैं पर वीडियो को, इतना ही हम आपको जो बताने वाले थे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कुछ भी डाउट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।